हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कोई भी टॉपिक जो लेके आऊँ उसको इतनी आसान तरीके से लेके आऊँ कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। फ्रेंड्स, जो मैं देवनागरी लिपि के ऊपर पूरा वीडियो एक साथ लेकर के आई थी, इसके पहले वाले पार्ट जो है प्लेलिस्ट में है, उसमें जा करके आप पूरा प्लेलिस्ट एक साथ देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है देवनागरी लिपि की विशेषताएं, उसकी त्रुटियां और सुधार के प्रयास। फ्रेंड्स, जो लोग पूरी जानकारी चाहते हैं और चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं थोड़ी सी देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि हमारी सबसे प्राचीन लिपि है और ये 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास हमारे संज्ञान में आई थी और 9वीं शताब्दी तक काफ़ी प्रचार प्रसार इसका हुआ था। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई थी और ब्राह्मी लिपि कुटिल लिपि से उत्पन्न हुई थी। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है। चलिए देखते हैं बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है। प्राचीन भारतीय भाषाओं की लिपि। अभी जो प्राचीन भारतीय भाषाएं थी उसकी लिपि है, जैसे इसमें हो गई संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। जो ये प्राचीन भारतीय भाषाएं थी उनकी लिपि थी और इसके अलावा मराठी और नेपाली में भी जो है ये लिपि यूज की जाती है या इस लिपि में वो भाषाएं में लिखी जाती हैं। दूसरा पॉइंट है ध्वनि और नाम। इसका जो ध्वनि और नाम है उसके लिए प्रत्येक लिपि चिन्ह जिस ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है उसी उसका वही नाम होता है। जैसे अ, ई, क, ख, मतलब इसमें जो ध्वनि चिन्ह होता है उसके लिए वही उच्चारण होता है, उसके लिए कोई अलग से उच्चारण नहीं होता। जो ध्वनि चिन्ह है उसी तरीके से उसका उच्चारण होता है। फिर देखिए मानकीकरण, जिसका अर्थ है सभी के लिए समान मात्राएं हैं। इसमें सबके लिए समान मात्राएं हैं, अलग अलग मात्राओं का इसमें कुछ भी नहीं है। जितने भी वर्ड है उनके लिए सभी समान मात्राएं हैं। अलग अगर वो कुछ मात्राएं ऊपर लग रही हैं या कुछ वो नीचे लग रही हैं या साइड में लग रही है तो सबके लिए समान नियम इसमें चलता है। फिर है आधुनिक लिपियों में प्रमुख प्रचार प्रसार। तो जो आधुनिक लिपियां हैं उनमें भी इसका भरपूर प्रचार प्रसार हुआ है और प्रचार प्रसार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप एक बार फिर से देखिए आधुनिक लिपियों में प्रमुख प्रचार प्रसार, क्योंकि सभी भाषाओं की जो लिपि है, ज्यादातर भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो देवनागरी ही है। तो जो और भी भाषाएं हैं उनकी लिपि की अगर मैं बात करूं तो उन लिपियों के प्रचार, उन भाषाओं के प्रचार प्रसार में देवनागरी लिपि जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक इसका स्थान है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय लिपि। और जो देवनागरी लिपि है वो भारत की एक राष्ट्रीय लिपि है, क्योंकि अधिकतर जो भाषाएं हैं, चाहे वो हमारी गुजराती है, मराठी है, नेपाली है, संस्कृत है, इस तरह की जो भी भाषाएं हैं वो इसी से जन्मी है, तो इसे राष्ट्रीय लिपि के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी कुछ त्रुटियां हैं, वो त्रुटियों के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। एक ही ध्वनि के लिए दो अक्षर है। कुछ जो त्रुटियां हैं वो भी हम नहीं नजरअंदाज कर सकते, जैसे क, ख, फ, म आदि, जो भाषा सीखने में बाधा डालता है। अब एक ही जो हमारी ध्वनि है उसके लिए दो दो अक्षर है, तो उसके लिए जब हम एक ही ध्वनि के लिए दो दो अक्षर होते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हम थोड़ा सा समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर है मात्राओं की जटिलता। अब मात्राओं की जटिलता क्या है? फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो वर्ड है उसमें कुछ मात्राएं ऊपर की ओर लगती हैं, कुछ साइड की ओर लगती हैं, कुछ नीचे की ओर लगती हैं। तो ये मात्राओं की जटिलता है, जिसके कारण जो पढ़ने वाले हैं या जो भी भाषाविद हैं उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी बल्कि काफी सारी प्रॉब्लम होती है। फिर है अनुस्वार और अनुनासिक के भ्रम। मतलब अनुस्वार और अनुनासिक के भ्रम होते हैं। जैसे अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ही नाक से संबंध है। इन जो इससे संबंधित जो हमारे वर्ण है या स्वर है उनको बोलने में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और एक ही लिपि चिन्ह होता है। इन दोनों के लिए जो लिपि चिन्ह है वो एक ही होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। फिर है शिरोरेखा का अनावश्यक प्रयोग।
लिपियों को अनावश्यक रूप से जटिल बनाता है। तो शिरोरेखा का जो प्रयोग है वो अनावश्यक रूप से जटिल लगता है, क्योंकि इससे लिपि को अनावश्यक रूप से जटिलता मिलती है। जो लिपि जो हम लिख रहे हैं वो अनावश्यक रूप से जटिल हो जाती है, क्योंकि जब शिरोरेखा लगाते हैं तो हर शब्द या हर वर्ण के बाद हमें लगानी पड़ती है, जिससे थोड़ी सी जटिलता की बात हमें दिखाई देती है। फिर है प्रयास। जो सुधार के प्रयास है वो क्या क्या है? 12 खड़ी सुधार की आवश्यकता है। कौन सी 12 खड़ी? अ की जो 12 खड़ी है उसको संशोधित करने का सुझाव दिया गया है, ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। जो अ की 12 खड़ी है उसमें भी सुधार की बात की गई है, जैसे अ ई उ जो इस तरीके के स्वर है उनके लिए बात की गई है। फिर मात्रा व्यवस्था में सुधार। मात्राओं को वर्णों से हटाकर स्वतंत्र रूप से लिखने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि वर्णों के ऊपर लगती हैं, तो सुझाव ये दिया गया है कि इनको स्वतंत्र रूप से लिखा जाए। ऐसा सुधार के लिए सजेशन दिए गए हैं, ऐसा कहा गया है। फिर है संयुक्त अक्षरों को सरल बनाना। जो संयुक्त अक्षर है दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, तो उनको जो है वो सरल बनाना है। जैसे मैं बात करूँ क्ष की, तो क और क्ष मिलकर के हमारा क्षत्रिय वाला क्ष बनता है, ज बनता है, य और ज मिला करके हमारा ज बनता है। या जो भी संयुक्त अक्षर है उनमें दो वर्णों को मिला करके बनते हैं। तो जो ये जटिलता है उस जटिलता को खत्म करके जो अक्षर है उनको सरल बनाने का जो सुझाव दिया गया है। फिर है शिरोरेखा का उपयोग कम करना। फ्रेंड्स, जो शिरोरेखा है जिसके कारण थोड़ा सा जो हमारे जानने वाले हैं या जो लोग हिंदी को पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी जटिलता की बात होती है, तो उन्होंने सुझाव दिया है जो शिरोरेखा है उसका उपयोग कम किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं और उनकी जो त्रुटियां थी उनकी बात मैंने की, और सुधार के प्रयास थे उनकी बात मैंने की थी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि केवल एक वीडियो देखने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जो वीडियो है वो एक प्लेटफॉर्म तो आपको देती है, लेकिन उसके लिए आपको बुक्स का पढ़ना भी ज़रूरी है। जब तक आप लोग बुक्स का अध्ययन नहीं करेंगे, किताबों को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रश्न आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। तो बुक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और जो लोग चैनल पे हैं नए, मतलब जो लोग नए चैनल पे जुड़े हैं, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए वीडियो को एंजॉय, मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।